हेलो दोस्तों, इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। यूपी आर ओ री एग्ज़ाम के लिए हम अपने यूट्यूब चैनल पर आपको क्लासें उपलब्ध करा रहे हैं। आज की क्लास में हम राज्य व्यवस्था एवं संविधान के 40 प्रश्नों को कवर करेंगे और ये प्रश्न हम पीसीएस मंत्रा की टेस्ट सीरीज से करेंगे। आप सभी जानते हो कि घटना चक्र का जब हम पूर्वावलोकन पढ़ते हैं तो वहाँ पर यूपी पीसीएस, अपर पीसीएस, आईएएस और लोअर पीसीएस के प्रश्न देखने को मिलते हैं और इन सभी को हम कवर करते हैं और वहीं से दोस्तों प्रश्न भी बन जाते हैं। तो टेस्ट सीरीज किसी की भी हो, प्रश्नों को जो हमें कवर करना है क्योंकि प्रश्न वही सब होते हैं। क्लास को शुरू करते हैं। एक बेहतरीन टेस्ट रहेगा तो आप क्लास को पूरा वॉच कीजिएगा। प्रश्न नंबर 1, सेवानिवृत्त होने के पश्चात सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश वकालत कर सकते हैं। केवल सर्वोच्च न्यायालय में, केवल उच्च न्यायालय में, सर्वोच्च एवं उच्च न्यायालय दोनों में, किसी भी न्यायालय में नहीं। तो राइट आंसर ऑप्शन डी है, किसी भी न्यायालय में नहीं कर सकते हैं सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश वकालत सेवानिवृत्त होने के पश्चात। प्रश्न नंबर 2, राज्यसभा की पहली बैठक कब हुई थी? 3 अप्रैल 1951 को, 13 अप्रैल 1952 को, 3 मई 1951 को या फिर 13 मई 1952 को। तो डी यहाँ पर राइट आंसर है। 13 मई 1952 को राज्यसभा की पहली बैठक हुई थी। प्रश्न नंबर 3, भारतीय संविधान के स्रोत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है? उद्देशिका का विचार संयुक्त राज्य अमेरिका, प्रस्तावना की भाषा रूस, अवशिष्ट शक्तियों का सिद्धांत कनाडा, विधि का शासन ब्रिटेन। तो राइट आंसर आपने चुन लिया है, ऑप्शन बी है। प्रस्तावना की भाषा रूस देश से नहीं ली गई है, यह ली गई है ऑस्ट्रेलिया देश से। तो बी यहाँ पर राइट आंसर है। प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन में एक ही व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल बनाने संबंधी प्रावधान किया गया है? चौथा संविधान संशोधन, 7वां संविधान संशोधन, 11वां संविधान संशोधन, 24वां संविधान संशोधन। देखिए एक अच्छा और महत्वपूर्ण ये प्रश्न है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी है, 7वां संविधान संशोधन। 7वां संविधान संशोधन 1956 में हुआ था। इसी के प्रावधान से एक व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल बनाने संबंधी प्रावधान दिए गए हैं। प्रश्न नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है? संघ लोक सेवा आयोग दिया गया है, यहाँ पर महाधिवक्ता दिया गया है, भारत का निर्वाचन आयोग और भारत का उच्चतम न्यायालय। तो राइट आंसर आपने लगा लिया है, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट है, भारत का निर्वाचन आयोग अनुच्छेद 324। तो सभी का यहाँ पर सही है। संघ लोक सेवा आयोग का प्रावधान अनुच्छेद 315 में है, महाधिवक्ता अनुच्छेद 165 में है और भारत का उच्चतम न्यायालय अनुच्छेद 124। तो सभी को हमने यहाँ पर जान लिया है। प्रश्न नंबर नेक्स्ट लगाइए। भारत के संविधान की उद्देशिका में कितने प्रकार के न्याय की व्यवस्था की गई है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। 2, 3, 4, 5। ऑप्शन बी राइट आंसर है, 3 प्रकार के न्याय की व्यवस्था की गई है भारतीय संविधान की उद्देशिका में। तो 3 प्रकार में आपको याद रखना है, सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय की व्यवस्था की गई है। प्रश्न नंबर नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस राज्य में अनुसूचित जनजाति के लिए लोकसभा में स्थान आरक्षित नहीं है? चारों को देखिए, कौन सा यहाँ पर राइट आंसर बनेगा? ऑप्शन ए राइट आंसर है, केरल एवं तमिलनाडु में अनुसूचित जनजाति के लिए लोकसभा में आरक्षित स्थान नहीं है। देखिए कई राज्य ऐसे हैं जिनमें आरक्षित सीटें नहीं है। इसमें आपका केरल, तमिलनाडु और नागालैंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश आदि राज्य हैं, परंतु यहाँ पर जो प्रश्न आया है इसी को याद कर लीजिए, प्रश्न जो रिपीट भी हो जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक
भारतीय संविधान के अंतर्गत आपातकाल की उद्घोषणा का आधार नहीं हो सकता? युद्ध, आंतरिक अशांति, बाह्य आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह। तो राइट आंसर ऑप्शन बी है, आंतरिक अशांति। आंतरिक अशांति जो आपातकाल की उद्घोषणा का आधार वर्ष नहीं है। आपातकाल की उद्घोषणा की जाती है अनुच्छेद, जानते हैं हम सभी, 352 के तहत। प्रश्न नंबर 9, संविधान के अनुच्छेद 45 के अंतर्गत बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा को किस संविधान संशोधन द्वारा स्थापित किया गया? तो राइट आंसर ऑप्शन सी है, 86वें संविधान संशोधन के द्वारा। निम्नलिखित में से किसने मूल संविधान में हिंदी संस्करण का सुलेखन किया था? प्रेम बिहारी नारायण, रायजादा, वसंत कृष्णदेव, एलन मुखर्जी, नंदलाल बोस। ऑप्शन बी राइट आंसर है, वसंत कृष्ण वेद ने किया था। प्रश्न नंबर 11, निम्नलिखित संविधान संशोधनों में से कौन से संविधान संशोधन राज्यों से निर्वाचित होने वाले लोकसभा के सदस्यों की संख्या में वृद्धि करने से संबंधित है? तो आप आंसर को देखिए जरा, यहाँ पर क्या आएगा। तो राइट आंसर ऑप्शन सी है, 7वां एवं 31वां संविधान संशोधन। 7वें संविधान संशोधन के तहत राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्रों में पुनर्गठित किया जाता है और वहीं पर 31वें संविधान संशोधन के द्वारा लोकसभा की सदस्य संख्या को निश्चित जो है किया जाता है। तो दोनों ही अच्छे पॉइंट हैं। पहले वाला राज्यसभा के लिए है और दूसरे वाला संशोधन लोकसभा के सदस्यों के लिए है। प्रश्न नंबर 12 है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। मंत्रिमंडल सचिव, मुख्य निर्वाचन आयुक्त, संघीय मंत्रिमंडल सदस्य और भारत का मुख्य न्यायाधीश। तो यहाँ पर जो है इसका आंसर होगा, ये यहाँ पर दिया गया है। अग्रता क्रम में इनका सही अनुक्रम है, इनको हमें सही क्रम में लगाना है। तो सबसे पहले यहाँ पर आएगा भारत का मुख्य न्यायाधीश, यानी कि 4 नंबर सबसे पहले आएगा। उसके बाद में संघीय मंत्रिमंडल का सदस्य, तो यहाँ पर 3 नंबर आएगा। फिर आएगा मुख्य निर्वाचन आयुक्त और फिर आएगा लास्ट में मंत्रिमंडल। 4 3 2 1, तो 4 3 2 1 ऑप्शन सी में है। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन सी है। तो यहाँ पर इनका जो है इस प्रकार क्रम हमको व्यवस्थित करना था। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, जो कि प्रश्न नंबर 13 है। कुछ विद्यार्थी हमारी क्लास को परमानेंट अटेंड करते हैं और वीडियो को लाइक शेयर करते हैं। अन्य विद्यार्थियों से भी रिक्वेस्ट है कि भाई वो वीडियो को लाइक शेयर अवश्य किया करो, क्योंकि हमारा पुरजोर रहेगा कि अब ARO के लिए एक अच्छा स्कोर कर सको, और इसके लिए हम आपको अच्छे से अच्छे क्वेश्चन उपलब्ध कराने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। प्रश्न नंबर 13 लगाइए। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद यह स्पष्ट करता है कि राज्य के मंत्रिमंडल का सामूहिक उत्तरदायित्व विधानसभा के प्रति होगा? अनुच्छेद 163, अनुच्छेद 164, अनुच्छेद 166, अनुच्छेद 168। राइट आंसर ऑप्शन बी है, अनुच्छेद 164। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपर्युक्त कथनों में से सत्य कथन है। संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक मूल अधिकारों का वर्णन मिलता है। तो सही बात है। संविधान के भाग 3 को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। तो सही पॉइंट है ये भी। मूल अधिकारों का तात्पर्य राजनीतिक लोकतंत्र के आदर्शों की उन्नति से है। तो राइट आंसर का चयन करना है। तो ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर है। उपर्युक्त सभी पॉइंट यहाँ पर सत्य लिखे हुए हैं। प्रश्न नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन से मौलिक अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त हैं? वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अनुच्छेद 19, कानून के समक्ष समानता, अनुच्छेद 14,
प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता अनुच्छेद 21, अल्पसंख्यकों के अधिकार अनुच्छेद 29 में इसका प्रावधान किया गया है। तो देखना यहाँ पर कोड के माध्यम से कि कौन सा विकल्प सही है। तो मौलिक अधिकार केवल भारतीयों को प्राप्त है, इसमें आपका अनुच्छेद 19 आएगा और यहाँ पर आएगा आपका अनुच्छेद 29, अल्पसंख्यकों के अधिकार। तो इस प्रकार यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 1 एवं 4 यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हैं। देखिए, आप सभी जानते भी होंगे कि मौलिक अधिकार केवल भारतीयों को जो प्राप्त है उसमें अनुच्छेद 19 शामिल है, 29 शामिल है, 30 आपका शामिल है और साथ में आपको याद रख लेना है अनुच्छेद 15 और 16, अनुच्छेद 15, 16। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किस एक्ट के बारे में मजूमदार ने कहा इस एक्ट के सुधार केवल चंद्रमा की चांदनी के समान है? तो किस एक्ट के बारे में ऐसा कहा गया था? राइट आंसर ऑप्शन बी है। उन्होंने ऐसा क्यों कहा था, थोड़ा जान लेते हैं। 1909 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा उस समय जो सरकार और मनोनीत गैर सरकारी सदस्य मिलकर बहुमत में हो जाते थे, तो जिस कारण से मजूमदार ने इसके बारे में ऐसा कहा था। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं संविधान की संघीय विशेषताएं हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। संविधान की संघीय विशेषताएं हैं एकल सरकार, एकल नागरिकता, शक्तियों का विभाजन, स्वतंत्र न्यायपालिका। ऑप्शन बी चुनने वालों का राइट आंसर है। 3 एवं 4, शक्तियों का विभाजन, स्वतंत्र न्यायपालिका संविधान की संघीय विशेषताओं में शामिल है। एक आध पॉइंट और देख लीजिए। संविधान की सर्वोच्चता, संविधान की सर्वोच्चता भी भारतीय संविधान की सर्वोच्चता भी संघीय विशेषता में शामिल है। और यदि हम एकल नागरिकता को देखें तो यह आएगा एकात्मक विशेषता के अंतर्गत। एकल नागरिकता एकात्मक। चलिए प्रश्न नंबर 18। निम्नलिखित में से किसमें तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति की जा सकती है? चारों को देख लीजिए। किसमें तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति की जा सकती है? राइट आंसर ऑप्शन ए है। केवल सर्वोच्च न्यायालय में इन न्यायाधीशों की नियुक्ति की जा सकती है। महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। प्रश्न नंबर 19। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की पेंशन दी जाती है। क्या कहा गया प्रश्न में? उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की पेंशन दी जाती है राज्य की संचित निधि से, राज्य की आकस्मिक निधि से, भारत की संचित निधि से, भारत की आकस्मिक निधि से। तो उच्च न्यायालय के बारे में कह रहा है, ऑप्शन सी राइट आंसर है। भारत की संचित निधि से उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की पेंशन दी जाती है। एक इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये, क्योंकि यहाँ पर कन्फ्यूजन हो सकती है। उच्च न्यायालय आपका कहाँ पर होता है? राज्य में होता है ना, तो राज्य की संचित निधि नहीं लगाना है इसमें, भारत की संचित निधि से इसको पेंशन दी जाती है। क्योंकि पेंशन की यहाँ पर बात की गई है। यदि वहीं पर वेतन और भत्ते कह देता, क्या कहता? वेतन एवं भत्ते, तो तब आपका आंसर होता ऑप्शन ए, राज्य की संचित निधि। तो ऑप्शन ए आएगा इसके लिए। यदि प्रश्न में कहेगा वेतन एवं भत्ते, तो ऑप्शन ए लगा देना आपका आंसर। यदि उच्च न्यायालय की पेंशन की बात कहे तो आपको लगाना है भारत की संचित निधि से इनको पेंशन दी जाती है। देखिए कितना अच्छा प्रश्न था ये। प्रश्न नंबर 20। और दोस्तों आपने देखा भी होगा एग्जाम में कि प्रश्न जो है सर्वोच्च न्यायालय और न्यायाधीशों से प्रश्न देखने को मिले थे, तो इसलिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये भी। निम्नलिखित में से किसने संविधान के नीति निर्देशक तत्वों को संविधान की आत्मा कहा? तो नीति निर्देशक तत्वों को संविधान की आत्मा कहा था। ऑप्शन बी राइट आंसर है, ग्रेनविल ऑस्टिन ने। प्रश्न नंबर देखते हैं 21। निम्नलिखित में से संविधान के किस अनुच्छेद में नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता का उल्लेख किया गया है? तो सभी का राइट है, ऑप्शन बी राइट आंसर है, अनुच्छेद 44 में। नेक्स्ट प्रश्न देखिए।
संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त भाषाओं से संबंधित अनुसूची है। तो भाषाओं की बात की जा रही है। राइट आंसर ऑप्शन बी है। अनुसूची 8 में 22 भाषाओं का जो है उल्लेख किया गया है, तो बी यहाँ पर राइट आंसर है। प्रश्न नंबर 23, राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों के लिए राज्यसभा में सीटों का आवंटन का उल्लेख किस अनुसूची में किया गया है? राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों के लिए राज्यसभा में सीटों का आवंटन का उल्लेख किस अनुसूची में किया गया है? ऑप्शन ए राइट आंसर है, अनुसूची 4 में इसका जो है उल्लेख किया गया है। प्रश्न नंबर 24, निम्नलिखित में से किस अधिकार के अंतर्गत दोष सिद्धि न्यायालय आदेश के विरुद्ध अपील का अधिकार अंतर्निहित है? राइट आंसर ऑप्शन सी है, अनुच्छेद 21 में। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 25, केंद्र एवं राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा संविधान की किस अनुसूची में दिया गया है? तो राइट आंसर ऑप्शन सी है, 7वीं अनुसूची में इस प्रकार का जो प्रावधान दिया गया है। प्रश्न नंबर 26, भारतीय संविधान की पहली बैठक आयोजित की गई थी? तो ऑप्शन बी राइट आंसर है, 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को भारतीय संविधान की पहली बैठक हुई थी और दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946 को हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न हम देखते हैं, सर्वाधिक विधानसभा सदस्य वाले शीर्ष राज्यों का सही अवरोही क्रम है। विधानसभा सदस्य की संख्या किन राज्यों में सर्वाधिक है, उनका यहाँ पर अवरोही क्रम हमको बताना है। तो सर्वाधिक विधानसभा की सदस्य संख्या उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा है। उसके बाद में देखिए किस में आएगी, पश्चिम बंगाल में आएगी, महाराष्ट्र में, पश्चिम बंगाल या मध्य प्रदेश। तो उसके बाद में आएगा पश्चिम बंगाल, फिर महाराष्ट्र, फिर बिहार। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर है। यह भी जान लीजिए किस में कितनी है। उत्तर प्रदेश में 403 विधानसभा सीटें हैं और वहीं पर पश्चिम बंगाल में 294 हैं और महाराष्ट्र में 288 सीटें हैं और बिहार में 243 सीटें हैं। देखिए लिख दिया है, एक बार नज़र पड़ जाए, अगर प्रश्न बनता है तो लग जाता है। प्रश्न नंबर 28, सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित प्रावधान संविधान के किस भाग में दिए गए हैं? सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित, तो सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना अनुच्छेद 124 के तहत होती है। अब तो करेक्ट कर दो भाई। तो राइट आंसर ऑप्शन बी है, भाग 5 में। देखिए भाग 5 जो है आपका अनुच्छेद 52 से लेकर के 151 तक है, तो यहाँ पर बी राइट आंसर था। प्रश्न नंबर 29, संविधान के किस भाग के अंदर अधीनस्थ न्यायालयों का उल्लेख किया गया है? यह प्रश्न तो तभी लगेगा जब हमको पता होगा कि अधीनस्थ न्यायालयों का उल्लेख किस अनुच्छेद में मिलता है। अधीनस्थ न्यायालय आपके कहाँ पर होते हैं? ये होते हैं आपके ज़िले में, तो ज़िले में होते हैं और यहाँ पर इनका उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है यह भी जान लेना है। अनुच्छेद 233 से 237 में इनका उल्लेख जो है किया गया है। तो ये आपका आएगा भाग 6 में, ऑप्शन सी राइट आंसर है। और भाग 6 हमारा होता है 152 से लेकर के 237 तक। तो हमने यहाँ पर इसको जाना है कि अधीनस्थ न्यायालय का उल्लेख भाग 6 में है और अधीनस्थ न्यायालय के लिए अनुच्छेद 233 से 37 तक में इनका प्रावधान किया गया है और भाग 6 के अंतर्गत इनका उल्लेख किया गया है। प्रश्न नंबर 30, प्रेम विवाह अथवा अपनी पसंद के व्यक्ति से विवाह करने के अधिकार को भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा संरक्षण प्रदान किया गया है? अब अपनी पसंद का विवाह कर सकते हो आप और या फिर प्रेम विवाह कर सकते हो, तो इसका उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? तो प्रेम विवाह कर रहे हो आप, तो प्रेम विवाह करना जीवन का अधिकार बन चुका है। तो इस प्रकार हमारा राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अनुच्छेद 21 में जो है इसका प्रावधान किया गया है। कितना अच्छा प्रश्न है ये। प्रश्न नंबर 31, महाधिवक्ता से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सत्य कथन नहीं है उसका हमें यहाँ पर चयन करना है।
यह राज्य का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है। कौन भला? महाधिवक्ता। तो ये सही पॉइंट है। इसकी नियुक्ति 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक पहले जो हो के लिए होती है। इसे वे सभी विशेष अधिकार एवं भत्ते प्राप्त हैं जो विधानमंडल के सदस्यों को प्राप्त होते हैं। तो सही नहीं है, पहले वाला तो करेक्ट है। तो 2 और 3 में बताना है कि कौन सा सही नहीं है। तो बी चुनने वालों का राइट है, केवल 2 यहाँ पर सही नहीं है क्योंकि इनकी नियुक्ति का प्रावधान जो है नहीं दिया गया है और ये तो राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत जो है अपना पद धारण करता है, तो इसका जो कार्यकाल नहीं होता है। बाकी तीसरे वाला पॉइंट सही है, इसे वे सभी विशेष अधिकार एवं भत्ते प्राप्त होते हैं जो विधानमंडल के सदस्यों को प्राप्त होते हैं। प्रश्न नंबर 32, वित्त आयोग से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। और यहाँ पर भी कथन सत्य नहीं है, उसका हमको यहाँ पर चयन करना है। संविधान के अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग का उपबंध किया गया है। तो भाई करेक्ट पॉइंट है, सभी जानते हैं, सही है। राष्ट्रपति जी जो है वित्त आयोग का गठन करते हैं। प्रत्येक 6 वर्ष पर वित्त आयोग का गठन किया जाता है। नहीं, ये गलत है यहाँ पर, क्योंकि राष्ट्रपति जी प्रत्येक 5 वर्ष पर वित्त आयोग का गठन करते हैं। 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष एन.के. सिंह है, ये भी गलत है यहाँ पर। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? एन.के. सिंह है। तो इस प्रकार यहाँ पर 2 और 3 तो गलत है, यानी कि कह सकते हैं केवल पहले वाला सही है। और 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है बने हैं? आप जानते भी होंगे, अरविंद पनगड़िया। नेक्स्ट प्रश्न लगाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राज्य वित्त आयोग का उल्लेख मूल संविधान में किया गया था। राज्य वित्त आयोग से संबंधित प्रश्न है, ये इंपॉर्टेंट है ये भी। अरुणाचल प्रदेश के सिवाय अन्य सभी राज्यों में राज्य वित्त आयोग की स्थापना की गई है। उपयुक्त में से कौन से कथन सत्य हैं? तो राइट आंसर ऑप्शन सी है, न तो 1 और न ही 2 यहाँ पर सत्य है, क्योंकि दोनों कथन ही असत्य हैं। राज्य वित्त आयोग का उल्लेख मूल संविधान में नहीं किया गया था, इस लाइन को नोट कर लीजिए। अब ये करेक्ट हो चुका है। दूसरे वाले कथन में अरुणाचल प्रदेश के सिवाय अन्य सभी राज्यों में वित्त आयोग की स्थापना की गई है। देखिए यहाँ पर आपको केवल और केवल 3 राज्य नोट कर लेने हैं, मिजोरम, नागालैंड और आपका है मेघालय में राज्य वित्त आयोग की स्थापना नहीं की गई है, यानी कि इन राज्यों में जो है राज्य वित्त आयोग की स्थापना नहीं की गई है। और प्रश्न में कहा था अरुणाचल प्रदेश के सिवाय, तो यहाँ पर यह गलत हो चुका है इस प्रकार। तो 3 राज्य आपको याद रखने हैं कि मिजोरम, नागालैंड, मेघालय में राज्य वित्त आयोग की स्थापना नहीं की गई है। प्रश्न घुमाकर बन सकता है, तो सी यहाँ पर राइट था। निर्वाचन आयोग है एक अस्थायी निकाय, एक स्वतंत्र निकाय, ए और बी दोनों, न तो ए और न ही बी। तो 34 का राइट आंसर ऑप्शन सी है। निर्वाचन आयोग जो है एक अस्थायी निकाय है और स्वतंत्र निकाय होता है। आप सभी जानते हो कि भारत में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए अनुच्छेद 324 के तहत चुनाव आयोग का गठन किया गया है। तो इस प्रकार यहाँ पर दोनों ही कथन सही थे। प्रश्न नंबर 35 है, निम्नलिखित में से कौन गैर संवैधानिक निकाय नहीं है? गैर संवैधानिक निकाय नहीं है तो कैसा निकाय है? संवैधानिक निकाय है। तो राइट आंसर ऑप्शन डी है, पिछड़ा वर्ग आयोग। यह एक संवैधानिक निकाय है। पिछड़ा वर्ग आयोग को एक संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था 102वें संविधान संशोधन के तहत, और यह संशोधन हुआ था 2018 में। तब इसको एक संवैधानिक निकाय जो बना दिया गया था। ऊपर के तीनों गैर संवैधानिक निकाय हैं, ये भी अच्छा प्रश्न है। राज्य सूचना आयोग, राज्य मानव अधिकार आयोग, केंद्रीय सतर्कता आयोग। नेक्स्ट प्रश्न, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के संबंध में विचार कीजिए। यह एक संवैधानिक निकाय है, यह एक बहुउद्देशीय आयोग है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है? तो डी राइट आंसर, उपयुक्त सभी सत्य हैं। देखिए दोनों ही प्रश्न अच्छे थे, 35 और 36 भी नोट कर लेना है और नोट करना ही पड़ेगा। यहाँ पर क्या कहा गया है? 35 में भी बताया था गैर संवैधानिक निकाय कौन है? राज्य
मानव अधिकार आयोग, ये तो गैर संवैधानिक निकाय है, राज्य में नोट कर लेना है। और राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग यह एक संवैधानिक निकाय है। तो ये कैसा निकाय है? ये संवैधानिक निकाय है। तो भैया दोनों का अंतर आपको रखना है याद। तो पॉइंट नोट करने लायक है, कर सकते हो, देखिए उचित पॉइंट को नोट कर लिया करो। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? मुख्य निर्वाचन आयुक्त की शर्तों को उसकी नियुक्ति के बाद अलाभकारी रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। तो 37 का पहले वाला कथन ही सही नहीं है, यह असत्य कथन है। अन्य को पढ़ लेते हैं। मुख्य निर्वाचन आयुक्त को उसके पद से उसी रीति तथा उन्हीं आधारों पर हटाया जा सकता है जो निर्देश उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के लिए होते हैं। जिस प्रकार उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है, उसी प्रकार मुख्य निर्वाचन आयुक्त को भी हटाया जाता है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सिफारिश पर अन्य चुनाव आयुक्तों को पद से हटाया जा सकता है। तो यह भी सही है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों का कार्यकाल समान रूप से उल्लेखित है। तो ये भी सही है, क्योंकि अलाभकारी रूप में परिवर्तित नहीं किए जा सकते हैं ये। प्रश्न नंबर 38 है, कैग की नियुक्ति कौन करता है? तो कैग की नियुक्ति कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष, प्रधानमंत्री, संसदीय समिति, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो डी राइट आंसर है, क्योंकि इसकी नियुक्ति जी हमारे देश के राष्ट्रपति करते हैं। और कैग की नियुक्ति की जाती है अनुच्छेद 148 के तहत, जो कि राष्ट्रपति जी करते हैं। प्रश्न नंबर 39, लोकायुक्त के संबंध में विचार कीजिए। लोकायुक्त की नियुक्ति संबंधित राज्य के राज्यपाल द्वारा की जाती है। लोकायुक्त की नियुक्ति के समय संबंधित राज्य के राज्यपाल द्वारा तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के मुख्य न्यायाधीश व विधानसभा में विपक्ष के नेता की सलाह लेना अनिवार्य है। सत्य कथन का चयन करना है। दोनों कथन यहाँ सही हैं, तो डी यहाँ पर राइट है। लोकायुक्त की नियुक्ति जो राज्यपाल के द्वारा की जाती है, और जब इनकी नियुक्ति की जाती है तब विधानसभा में विपक्ष के नेता की सलाह लेना अनिवार्य होता है और उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की भी सलाह लेना अनिवार्य होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है। वीडियो का लास्ट और अंतिम प्रश्न है। सेशन पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा, वरना वीडियो को डिसलाइक कर दीजिएगा। प्रश्न नंबर 40, प्रत्येक व्यक्ति किसी व्यथा के निवारण के लिए संघ या राज्य के किसी अधिकारी या पदाधिकारी को संघ या राज्य में प्रयोग होने वाली किसी भाषा में अभिवेदन देने का हकदार होगा। उक्त संबंध किस अनुच्छेद से है? प्रत्येक व्यक्ति किसी व्यथा के निवारण के लिए संघ या राज्य के किसी अधिकारी को संघ या राज्य में प्रयोग होने वाली भाषा में वो अपना प्रतिवेदन देने का हकदार होगा। ये प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है? तो राइट आंसर ऑप्शन सी है, अनुच्छेद 350 में किया गया है। दोस्तों 40 प्रश्न तुमने यहाँ पर कवर कर लिए हैं। एक पॉइंट और सुन लीजिए, मैं आपको इसका सेकंड पार्ट भी करा दूंगा। तो हम इस प्रकार जो है टोटल 80 प्रश्न यहाँ से कवर कर जाएंगे। यह पार्ट आपको 2 से 3 दिन के बाद देखने को मिल जाएगा। और बाकी अपना बुक वगैरह जो भी आपके पास है उस मटेरियल का भी आपको अध्ययन करना है। यदि आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो समय समय पर अपने आप को गाइड करते हुए चलते रहना है, ताकि समय का सदुपयोग हो सके और हम एक निश्चित सफलता की ओर पहुँच सकें। धन्यवाद दोस्तों।